बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ATV स्पेशल में आपके सामने बीनिश बतूल। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने इन प्रोग्राम्स में हम उन शख्सियात को आपसे मुतारिफ़ करा रहे हैं जो कि अपने अपने मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। आज भी एक ऐसी ही मेहमान शख्सियत जो अपनी सलाहियतों से एक तारीख़ रकम कर रहे हैं। इनके वालिद ग्रामी एक अहद साज शख्सियत, उर्दू अदब के एक दरख्शां सितारे, और ज़बरदस्त बात यह है कि उनको भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया और इनको भी सितारा इम्तियाज़ के साथ साथ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। साइकोलॉजी के स्टूडेंट रहे, CSS कर चुके, PhD कर चुके एग्रीकल्चर में, बहुत तवील अरसे तक पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ मुंसलिक रहे। लोक तमाशा में जो कमाल की धुनें इन्होंने दुनिया भर से जमा करके हम तक पहुंचा दी, वो अपनी मिसाल आप हैं। लोक विरसा म्यूज़ियम, हेरिटेज म्यूज़ियम इन्हीं की काविशों का नतीजा है। कई किताबों के खालिक और तारुफ़ इतना तवील के मज़ीद समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, और आप लोग यकीनन अब बहुत बेताबी से मुंतज़िर होंगे कि मैं आपको बताऊं कि ये हमा जहद शख्सियत आखिर हैं कौन। अक्सी मुफ्ती साहब, मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ी सी तारीफ और करनी थी। जनाब, आप मुस्तहिक हैं इस तारीफ के। और मैं आपको बताऊं कि आपकी शानदार शख्सियत की तह दर तह इतनी परतें हम खोले जा रहे हैं और हैरान हुए जा रहे हैं। और मैं गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ मुमताज़ मुफ्ती साहब की किताब की बात से करूँगी जो मेरे दिल के बहुत अंदर है। मैंने उसको पढ़ा और उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि हमने कुरान मजीद को अक़ीदत और एहतराम में के जुज़दान में मलफूफ़ करके अपने घरों में कहीं ताक़चों पर बहुत ऊपर रख दिया। उसके बाद हम उससे इतना ख़ाइफ़ हो गए, इतना सहम गए और इतना डर गए कि हमने उस कुरान मजीद को हाथ लगाना, समझना, उससे बातें करना सब छोड़ दिया, ख़ाइफ़ हो गए। तो कहीं क्या आपको लगता है कि आपको भी आपकी सलाहियतों के, आपकी तालीम के, आपके फ़न के जुज़दान में लपेट कर हमने कहीं बहुत ऊपर रख दिया है और अक़ीदत के उस जगह पर पहुंचा दिया है जहां से आम आदमी की रसाई आप तक मुमकिन नहीं रही? तो आज हम ये चाहते हैं सर कि आम आदमी की रसाई आप तक हो, और आज हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर अक्सी मुफ्ती कौन है? आम आदमी की रसाई तो उस सूरत में होती है ना कि मैं एक बड़ा पॉपुलर सियासतदान होता जिसका ताल्लुक़ होता अवाम से और जलसे जुलूसों से। अब एक स्कॉलर आदमी जो घर में बैठ के काम करता है, लिखता पढ़ता है, मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई ताक पे रखी हुई चीज़ हूँ। मैं तो बहुत अवामी आदमी हूँ। तो सर आज बताएं ना, आम आदमी जो इस वक्त आपको देख रहा है, विरसे का बानी हूँ। और मैं तो सारी ज़िंदगी ढाबों पे मैंने खाना खाया और सारी 40 साल मैं पाकिस्तान में घूमा हूँ, अपनी खुद जीप चला के लोगों में रहा हूँ। और यही मेरे पास यही एक असासा है, और तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे तो इस मुल्क ने जो दिया। आज इससे काम नहीं चलेगा कि मैं कुछ नहीं हूँ। आज हमें जानना है कि अक्सी मुफ्ती कौन है। सवाल पूछे। सवाल ये है कि हम चलने शुरू करते हैं आपके बचपन से। वो शरारतें, वो मासूमियत, वो बचपन कैसा था इस लेजेंड का जो आज हमारे सामने है? मुझे तो मालूम ही नहीं कि वो मासूमियत कब आई और कब चली गई। अच्छा जी, मैं तो मुझे लगता है कि पैदा ही बूढ़ा हुआ था। अरे ये तो कैसे सर, कैसे? उसकी वजह गालिबन ये है कि मेरी वालदा जो हैं, मैं 4 या 5 साल का था तो वो चल बसी। उसके बाद मेरे वालिद ने ही मुझे पाला। तो वालिद जो थे वो अपनी फैमिली से कट चुके थे। अच्छा। कई वजूहात पर। वो आपने अलीपुर का एली में पढ़ा होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने पहला सबक जो मुझे सिखाया वो ये था कि देखो, ना तुम्हारा कोई मामा है, ना तुम्हारा कोई चाचा है, ना तुम्हारी कोई माँ है, ना तुम्हारा एक मैं हूँ, और मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो जिस बच्चे ने इस माहौल में पला हो तो वो तो शुरू से ही बड़ा हो गया। तो सर मुझे ये बताएं कि ये जो इस कदर खूबसूरत आपका नाम है अक्सी, ये किसने रखा? इसका क्या मतलब है? हम तो नहीं जानते। अक्स का तो पता था हमें, ये अक्सी क्या होता है?
ये तो मैं भी कोई 60 बरस परेशानी में रहा हूँ कि ये क्या नाम है। सर अभी तो 60 बरस ये आपकी मेरे उम्र नहीं है। मेरे नहीं मेरी, आप डोंट गेस माय एज। ये वालिद साहब का कमाल था, जनाब। उनको बड़ा शौक़ था अजीबोगरीब नाम रखने का। मेरी एक बहन का नाम है सवेरा, उस वक्त किसी का नाम सवेरा नहीं था। बिल्कुल। बाद में एक रसाला निकला, अदबी रसाला, जिसका नाम सवेरा हुआ, जो बड़ा मकबूल हुआ। और एक बहन का नाम है नक्श। हाँ, और इस तरह के उन्होंने बड़े नाम रखे, सीप, संदल, ऐसे नाम वो रखते थे। बल्कि इंतहा ये हुई कि जो मेरा एक ब्रदर इन लॉ है जी। उसका नाम है नवीद जी। तो नवीद के यहाँ जब बच्चा पैदा हुआ तो मेरी बहन ने कहीं वाले साहब से पूछ लिया, गलती कर ली कि इसका क्या नाम रखें, तो उन्होंने उसका नाम रखा नवा नवीद। वाह, क्या इससे लाया भाई। अच्छा, जब वो नाम रखा तो मुमताज मुफ्ती रख सकते सब थे। लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, उनका सर ये क्या नाम है, ये नवा नवीद। आज वही नाम लोग कहते हैं क्या कमाल नाम है। तो मेरा नाम उन्होंने रखा अक्सी, और जुल्म ये किया कि मैं पढ़ता था अंग्रेजी स्कूल में जी। वहाँ फादर थाइसन था, फादर मकैन था, फादर गाइबल्स था, मिशनरी स्कूल था। तो वहाँ जाके मेरा नाम जब लिखाया तो उन्होंने तो अंग्रेजी में लिखना था, तो वहाँ नाम लिखा दिया UXI। हाँ, अब मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, मैंने खुद नहीं। जब उन्होंने ये नाम रख दिया UXI तो फादर गाइबल मुझे युक्सी कहने लग गया। जी बिल्कुल। फादर मकैन मुझे एक्सी कहने लग गया। फादर गाइबल्स मुझे ओक्सी कहने लग गया। तो मकसद है कि एक अजीबोगरीब करिश्मा हो गया, मेरे कई नाम हो गए। और मैं खुद परेशान कि ये वालिद साहब ने क्या नाम रख दिया UXI। ये तो लगता है कि यूनाइटेड नेशंस की कोई गाड़ी का नंबर हो। और मुझे बड़ी मकसद, मैं खुश नहीं था कि ये क्या नाम रखा है वालिद साहब ने, उसके स्पेलिंग UXI। अच्छा, खैर जी, उसके बाद हुआ ये कि वालिद साहब ने घर में मुझे अच्छी कहना शुरू कर दिया। अच्छा। तो वो UXI तो पीछे चला गया, अब मैं अच्छी हो गया। अच्छी, हाँ, ये आपका निकनेम है। इस नाम ने मुझे बहुत परेशान किया जिंदगी भर। मैं वो किस्सा आपको सुना रहा हूँ। उसके बाद अहमद बशीर साहब आ गए, इब्ने इंशा साहब आ गए। उन्होंने कहा, वो लाहौर से आए थे, उनको अच्छी पसंद नहीं है, उन्होंने मुझे अच्छू कहना शुरू कर दिया। अरे वाह, अच्छा पहलवान, हर सितम आप पे किया गया। अब मैं अच्छू हो गया। हाँ जी। उसके बाद हुआ यानी कुछ ना कुछ बिगाड़ होता ही गया। तो इस बिगाड़ ने कितना संवारा है आपको, ये तो देखिए। जो कुछ भी है, तो मैं बड़ा परेशान रहा कि या परवरदिगार, ये मेरे नाम का मतलब क्या है। फिर एक दिन मसूद कुरैशी साहब आए, वो शायर थे, आप शायद उन्हें जानती हो, रेडियो के डायरेक्टर प्रोग्राम रहे बड़ी देर। तो उन्होंने कहा, ओ नहीं यार, तू ना अच्छी है, ना अच्छू है, ना अच्छा है, तू तो अक्से मुमताज़ है। वाह। तो उन्होंने मेरा नाम रख दिया, बात है ना, अक्से मुमताज़। उन्होंने मेरा नाम रख दिया अक्से मुमताज़। वाह। अब मैंने सोच में पड़ गया, मैंने कहा यार ये मैं तो अक्सी था, अब मैं अक्से मुमताज़ हो गया हूँ। तो मैं कहा चलें कोई बात नहीं है, बाप मेरा बहुत बड़ा अदीब आदमी है, बहुत अजीम शख्सियत है, उसका अक्सी सही, तो मैं ये भी मंजूर करने को तैयार। माशाल्लाह, आप ऐसा बेहतरीन। फिर कुछ देर के बाद मुझे एक और साहब आए, उन्होंने कहा नहीं सर, आप तो अक्से मुमताज़ नहीं हैं, आप तो अक्सी मुफ्ती हैं। अच्छा। तो इसका तो मतलब यानी मुमताज़ मुफ्ती का अक्स होना नहीं है, इसका मतलब है कि आप वो जो काजी, वो जो लॉ गिवर्स, इस्लामी लॉ गिवर्स थे, जो काजी थे, ठीक, आप उनका अक्स है। तो वो रूहानियत का एक एलिमेंट भी आ गया। तो यही रह गया था। तो मैं सोच में पड़ गया कि यार ये तो वो तो मौलाना साहब थे, वो जो अक्सी मुफ्ती थे जो असली, तो मैं तो वैसा मुफ्ती नहीं हूँ। मैं तो वो मुफ्ती ही नहीं हूँ, मैं तो ये मुफ्ती तो खामखा में मेरे साथ लग गया हुआ। तो ये माँ तो मुझे शरीयत बारे में पता है ना, मैं कुछ दीन के बारे में ज़्यादा जानता हूँ ना, मैं अपने आप को अहल समझता हूँ इसका, तो ये कुछ मामला ठीक नहीं है, ये अक्सी मुफ्ती में वो वाला नहीं हूँ। फिर मैं सोच में पड़ गया, 30-40 साल तो ऐसे गुजर गए। अच्छा, इसी मुखमसे में 60 साल का जब मैं हो गया
तो एक दिन मुझे ख्याल आया कि यार अक्सी तो रिफ्लेक्शन भी होती है, अक्सी तो अक्स होता है, तो ये तो पानी में भी होता है, शीशे में भी होता है। तो लेकिन उस वक्त होता है जब पानी साफ हो, और उस वक्त होता है जब शीशा साफ हो। बिल्कुल। तो अगर शीशा साफ हो और पानी साफ हो तो फिर अक्स होता है। वाह। तो मैं बड़ी सोच में पड़ गया कि अच्छा ये साफ पानी रखना पड़ेगा, ये शीशा साफ करना पड़ेगा, फिर मुझे अपना आप नज़र आएगा। वो भी मुमकिन नहीं हुआ क्योंकि शीशा ही नहीं साफ हो सका। नहीं, साफ तो खैर फिर चमक रहा है एक दिन मुझे आखिर में ये ख्याल आया, मैं इस असना में मैं कोई 70 बरस का हो गया, तो मुझे ख्याल आया कि ओहो अक्स जो है ये रिफ्लेक्शन भी तो है ना, सोच, ये जो इंसान की सोच है, बिल्कुल। जो तख़य्युल है, जो सूरत गरी करता है इंसान, जो सोचता है, जो ख्यालात या इमेजिनेशन, जो ये भी तो अक्स है। तो शायद मैं वो हूँ। तो उसके बाद मैंने कोई, आपको यकीन नहीं आएगा कि 78 बरस तक मैंने कोई कुछ नहीं लिखा। 78 बरस के बाद जब मुझे ये ख्याल आया कि ओहो मैं तो वो भी हो सकता हूँ, तो मैंने 7 किताबें लिख दी। अच्छा, माशाल्लाह। तो अब लेकिन अब तक मुझे यकीन करें कि मुझे खुद नहीं पता कि ये अक्सी है क्या, अक्सी है क्या और इसके कितने दर्जात और कितने माने, और ये कहाँ तक। मतलब अभी आप जैसे कि अभी आप 60 बरस के हैं, तो अभी तक हमें पता नहीं है इस नहीं बात। जी, अभी मैं नहीं हम मैं सिर्फ हमारे 80 बरस का हूँ, मुझे अभी भी नहीं पता कि ये अक्सी है नाजरीन क्या। देखिए कुछ ना कुछ अब हम आ रहे हैं अक्सी साहब को जानने की तरफ। यकीन करें कि मुझे अब भी नहीं पता कि ये अक्सी कब, ये कौन है, ये क्या है क्या। तो जनाब अब मैं यही आपसे पूछना चाहूंगी कि कब आपने, चले बचपन तो आपका वो एक बुल्ले ने कहा था ना, वो बुल्ले अक्की जाना मैं कौन, की जाना, तो इधर तो यही आलम है, यही की जाना मैं कौन। नहीं अब देखिए एक संजीदा सा आपका बचपन गुजरा, उसके बाद आप ये बताइए कि आपने कब अपने आप को डिस्कवर किया, कब आपको पता चला कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ लिख सकता हूँ, कुछ ये जहान इम्कानात जो है ये कब खुला? करता तो मैं सारी जिंदगी कुछ ना कुछ रहा हूँ, खाली लेकिन नहीं। वो पहली मोमेंट जब आपने रियलाइज किया कि यस मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। मकसद है कि मेरे साथ वालिद साहब जो हैं उनकी नौकरी चली गई, वो ओएसडी हो गए, उनको कराची फेंक दिया गया। उनका कोई एक अफसर, नालायक अफसर था, उसने उनकी नाजायज़ तनख्वाह बंद कर दी। अच्छा। हम बहुत गरीब हो गए हैं, खाने को रोटी नहीं रही, बुरे वक्त आ गए, बहुत बड़े बुरे वक्त भी देखे हमने। तो वाले साहब ने मुझे, मैं तो अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ा हुआ था, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ अशराफिया थे, अयूब खान के बेटे वहाँ पढ़ते बड़े थे, बड़े लोग इमरान के सारे कज़न वहाँ पढ़ते थे। अच्छा। सारे जनरल्स के जो बेटे थे वो मेरे साथ पढ़ते थे। लेकिन अब मैं कराची जब पहुँच गया तो पैसे ही नहीं थे, तो मेरे बाप ने मुझे, एक इस्लामिया कॉलेज था जो शाम को लगता था, अच्छा, तो उसमें मुझे दाखिला करा दिया। वहाँ मैं गया तो मंडे से लेके और फ्राइडे तक क्लास में कोई बंदा ही नहीं। ओ क्यों? बस मैं ही एक बेवकूफ़ बैठा होता था। नहीं तो और एक लड़की थी बड़ी बड़ी चश्मों वाली, पारसी थी शायद वो, बेचारी मेरे जैसी शक्ल की थी, एक वो बैठी, मतलब खूबसूरत थी वो आगे, ना हाँ, वो आगे बैठी होती थी और मैं पीछे बेंच पे अकेला, तो 2 बंदे होते थे और बड़ी सी क्लास होती थी, खाली बेंच। अब वो जो इकोनॉमिक्स का मसलन लेक्चरर आता था क्लास में जी, वो नजरें उठा के क्लास को नहीं देखता था क्योंकि वो खाली बेंच थे। खाली बेंच से मैं था और एक वो बेचारी चश्मे वाली एक मांदी सी चश्मे वाली लड़की थी। हाँ। तो वो ऐसे हाथ रख के नीचे निगाहें करके पूरा लेक्चर दे जाता था। And when you know we were talking about economics and then yes, last time we talked about that. तो मैंने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। जाहिर है फिर दिल ही नहीं लगा ना, और चश्मे वाली एक लड़की थी, बगैर चश्मे की होती तो शायद। मैं इतने आलीशान स्कूल से गया था तो मुझे वो कॉलेज भाया ही नहीं। वो कॉलेज था उन लोगों के लिए जो नौकरियां करते हैं और हफ्ते इतवार को आके एक क्लास अटेंड करते हैं और डिग्री लेनी है उन्होंने।
तो मुझे तो डिग्री का सवाल नहीं था, मैं तो अभी आई वाज वेरी यंग। तो मैंने क्या किया, मैंने तबला बजाना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, कुछ तो करूं। और जुनून की हद तक तबला बजाया। अच्छा। इतना तबला बजाया कि मैं बड़े बड़े उस्तादों के साथ वाह। वहाँ कराची में वो फ्रेयर हॉल में जब कोई होता था तो मैं तबला बजाता था। सही। अच्छा, उसके बाद वो तबले से भी दिल भर गया। जो सहगल के गाने थे वो भी, एक दोस्त था मेरा वो भी गा बैठा। और वो उसके बाद मुझे शौक आया पेंटिंग का, अच्छा। तो मैंने तबले को तो परे रख दिया और पेंटिंग शुरू हो गई। और पेंटिंग करनी शुरू कर दी। तो पेंटिंग में हुआ ये कि जुनूनी पेंटिंग। अच्छा। तो आज़िर ज़ूबी हुआ करते थे, एक पाकिस्तान के बड़े मशहूर पेंटर भी थे और बहुत मशहूर स्कल्प्टर थे। अच्छा। तो जिस फ्लैट में हम रहते थे वहाँ सीढ़ियों पे वो आज़िर ज़ूबी आगे बैठ जाते थे और मेरे वाले साहब को मैं बड़ा परेशान होता था कि कभी उनका कान छू रहे हैं, कभी उनको यूं यूं कर रहे हैं। अच्छा। वो उनका मुजस्समा बना रहे थे। अच्छा। अब भी है वो अच्छा। हेरिटेज वो म्यूजियम उनके में नपूश को वो महसूस हाँ कर वो रहे होंगे कि मुजस्समा किस पड़ा तरह है। मैंने बनाना है। तो सही। मैं उनसे मिला तो मुझे शौक हो गया। उन्होंने कहा तुम ऐसे करो, रंग और बुर्श। अहमद बशीर मेरे लिए रंग और बुर्श ले आया, ठीक। और वाले साहब के पास तो पैसे नहीं थे, तो मैं पागलों की तरह पेंट करना शुरू हो गया। मैंने जो चीज़ देखी, घड़े पड़े थे घड़े पेंट कर दिए, सामने ट्राम स्टेशन था जनून का लफ्ज आपने इस्तेमाल मैंने किया वो ना, पेंट बस कर दिया। जनून। बिल्कुल। तबला पड़ा था मैंने वो पेंट कर दिया। हाँ। हर चीज़ मैंने पेंट कर दी। तो पेंटिंग का जुनूस तो इस जुनून में हमारी ट्रांसफ़र हो गई वापस, अब्बा की नौकरी बहाल हो गई, हम वापस आ गए इस्लामाबाद। अब मेरे वाले साहब बड़े अफसर हो गए, वो जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक के एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में अफसर थे। हैदरी चौक पे हमारा घर था। तो पेंटिंग का जुनून था, लेकिन एक हादसा हो गया मेरे साथ। ओहो। हादसा ये हुआ कि यहाँ पर एक एलेन बुस्के, एक फ्रेंच आया। अच्छा। उसने आके, आर्ट गैलरी तो कोई होती नहीं थी पिंडी में, तो कोई आर्ट गैलरी नाम की चीज़ ही नहीं थी। बिल्कुल। कोई जानता ही नहीं था कि आर्ट गैलरी भी कोई चीज़ होती है, यकीन करें। तो उसने एक आके और रावलपिंडी क्लब के करीब फ्लैशमैन होटल के साथ एक आर्ट गैलरी खोल दी। अच्छा। उसका नाम रख दिया आर्ट गैलरी। आर्ट के। अब आर्ट गैलरी तो खोल दी, पेंटर कहाँ थे? उसने पेंटिंग, वो मेरी भी पेंटिंग ले गया। तो मैंने एक पेंटिंग बनाई थी मरी के घरों की, अच्छा। उसने जाके वहाँ लगा दिया आर्ट गैलरी में। वो पहले ही दिन बिक गई। अरे वाह, 500 रुपए मुझे आ गए। अमीर तरीन आदमी बन गए आप। 500 रुपए उस जमाने में। उस जमाने में 500। उस जमाने में 500 रुपए बड़ी रकम थी। सर आज के गरीब के लिए भी 500 बहुत सर बड़ी नहीं, रकम मैं है। कह रहा हूँ मेरी वालदा, आप इससे मजा, मेरी वालदा 4 आने मुझे देती थी। 4 आने, एक छोटी सी चवन्नी होती थी। जी जी जी। आपने नहीं देखी होगी। जी जी। तो ये यंगर जनरेशन को पता। तो मैं 4 आने का 1 पाव गोश्त लाता था। तो इमेजिन कि मुझे 500 रुपए। 500 रुपए से इतने बड़े खजाने का फिर आपने क्या किया? लेकिन अफसोस क्या हुआ, हाँ। मेरा पेंटिंग से दिल ही खत्म हो गया। ओए होए। मैंने कहा ये इतना आसान काम है, ये तो मेरी पहली पेंटिंग बिक गई है। उसके बाद मैंने पेंट ही करना छोड़ दिया। ओहो, तबला भी गया, उसके बाद अब पेंटिंग भी गई। अब मुझे एक नया जुनून चढ़ गया। अब वो क्या था? नया जुनून चढ़ गया मौसीकी सुनने का, अच्छा। राग विद्या सुनने का। तो मैं इतना पागल था उस्ताद सलामत अली को सुनने का, उस्ताद फ़तेह अली इनको सुनने का। उस शरीफ खान पुंछ वाले सितार बजाते थे, कमाल की सितार, उनकी सितार सुनने का मौका ही नहीं मिलता था। कहीं मौका नहीं मिलता था। तो उस ज़माने में जो डिप्टी कमिश्नर था ना मरी का, जी। मरी में एक फेस्टिवल होता, एक जश्न बहारा हुआ करता था। अच्छा। पता नहीं क्यों बंद कर दिया। अब बड़े डीसी खूबसूरत साहब फूल शूल होते होंगे अगर ये उसके साथ। कमिश्नर साहब सुन रहे हैं तो इनको रिवाइव करना हाँ, चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी तजवीज़ है। तो जो मुल्क के जो नामवर फनकार थे ना, नामवर फनकार, उनको वो दरअसल जो कमिश्नर था वहाँ डीसी था, उसको खुद
क्लासिकल मौसीकी का शौक था, अच्छा। तो वो उनको बुलाता था, लेकिन जश्न से पहले अपने घर में, घर तो नहीं था उसका, रेस्ट हाउस था एक, उसमें वो उनको एक ज़ाती महफिल होती थी। तो कहीं मुझे पता चल गया कि उस्ताद सलामत अली खान और शरीफ खान पुंछ वाले मेरे बहुत बड़े-बड़े मेरे आइडियल, वो वहाँ कमिश्नर के लिए महफिल हो रही है। तो मैं चला गया वहाँ। अब मैं तो अंदर तो मैं जा नहीं सकता था, तो छोटा सा था मैं, तो मेरा ख्याल बीए में पढ़ता था मैं उस ज़माने में। अच्छा। तो मैंने क्या किया कि वो दरवाज़ा जो था ना, उसके बाहर सीढ़ियों पे बैठ के ना थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के और मैं मौसीकी सुनने लगा। हाय क्यूट। अच्छा, अब मैं जब मौसीकी सुन रहा था तो वो डीसी साहब का कोई दरबान वरबान था, उसने कहीं देख लिया कि ये एक नौजवान जो है ये दरवाज़ा खोल के और आंख लगा के बैठा हुआ है और सुन रहा है। उसने दरवाज़ा आके पटखा मेरे मुंह पे और मुझे 2-4 गालियां सुनाई। अच्छा। और एक जूता मार के कहा कि निकल जा यहाँ से, चल जा। मुझे तो रोना आ गया। जाहिर है ये तो। मुझे आज वो दिन याद है, मैं सीढ़ियों पे बैठ के, उन्हीं सीढ़ियों पे बैठ के मैं बहुत रोया। ओहो। और मैंने अल्लाह मियाँ से दुआ की। मेरे ख्याल ज़िंदगी में पहली बार मैंने अल्लाह मियाँ से दुआ की, या पहचाना कि अल्लाह मियाँ भी कोई चीज़ है, क्योंकि दुखी हो गया मैं बड़ा। तो मैंने अल्लाह मियाँ से मैंने कहा अल्लाह मियाँ एक दिन वो लाना, कसम देता हूँ मैं तुझे कि एक दिन तो लाना कि ये सब लोग मेरे लिए गाएं आके। वाह, ये मेरे लिए ये महफिलें। कैसी पूरी हुई ये दुआ वक्त आने वाले मैं वक्तों कहता हूँ में। कि पता नहीं कौन सी घड़ी थी, कौन सी घड़ी थी। तो अल्लाह मियाँ ने मुझे मौसीकी का बादशाह बना दिया। हाँ। कोई मौसीकार नहीं है जिसको मैंने खुद पैनल पे बैठ के रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड ना किया। वही उस्ताद सलामत अली खान जो हैं, वो हर हफ्ते मेरे पास आ जाते थे, मेरे दोस्त हो गए, हर हफ्ते आते थे, मुझे आके कहते थे मुफ्ती साहब कोई रिकॉर्डिंग तो कर लो जी साड़ी, रिकॉर्डिंग कर लो। मैं उनको 8,000 रुपये देता था, वो बहुत होते थे, क्योंकि टीवी में उनको 800 मिलते थे और रेडियो में उनको 250 नहीं मिलता था, तो मैं उनको 8,000 दे देता था, तो वो बड़े खुश होते थे, मैं भी खुश होता था। सारी रात में फन की कदर भी है कि उनको सारी रात। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देखें, दुआ जो दिल से उठी हो ना, वो कितना असर रखती है, कि मेरी ज़िंदगी बदल के रखती। ऐसे ही। और फिर मौसीकी के बाद अगला जुनून कौन सा आया? अच्छा, इतना जुनून मौसीकी का था कि मैंने अपने बाप को बहुत तंग किया। बाप मेरा कोई अमीर आदमी तो नहीं था और कोई नाजायज़ पैसा भी नहीं लेता था, फनकार आदमी था, कलम से कमाई करता था, लिखता था तो पैसे आते थे। मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। आज अगर किसी बंदे से ये कहा जाए, मुझे आप कहें कि अक्सी मुफ्ती तुम लिख के ज़िंदगी अपनी कमाओगे, मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। अनटिल एंड अनलेस मैं या तो जर्नलिस्ट हूँ, या मैं मीडिया पर्सनैलिटी हूँ, और मैं करप्ट भी हूँ, या कोई कंट्रोवर्सी लिख और दें मैं लिफाफे शिफाफे लेने वाला बंदा भी हूँ, फिर तो बात बनेगी। वरना कलम से लिख के पाकिस्तान में जिंदा रहना ये कोई बंदा कर गया। और जो मौज़ूआत वो उस वक्त लिखते थे वो आम आदमी की समझ से 2-3 बंदे करके गए हैं। बिल्कुल। एक ये बानो कुत्सिया कर गई है, एक ये अशफाक अहमद कर गया है, एक ये मुमताज़ मुफ्ती कर गया है, और हैरान कुन बात है। तो बात हो रही थी कि मैंने उनको बड़ा तंग किया। मेरे जो शौक थे ना, उन्होंने बहुत तंग किया मेरे वालिद को। तो कभी मैं कहता था मुझे तबला ले दो, कभी मैं कहता था अच्छा वो ख़त्म हो जाता था, फिर मैं कहता था अच्छा मुझे पेंट ब्रश चाहिए। नहीं तो सर, ये जो आपकी शख्सियत में इस कदर तनव्वु और वर्सटैलिटी है, आप इसको खुद कैसे हैंडल करते हैं? मुश्किल ही था हैंडल करना। मेरे ख्याल है बहुत सारी दाद तो मेरे बाप को जाती है जिसने मुझे बर्दाश्त किया। फिर मैंने उनको कहा, उस ज़माने में अकाई टेप रिकॉर्डर होता था, वैसे खड़े आपने देखा भी नहीं होगा, 2 बड़ी बड़ी रीलें लगती थी, अकाई होता था। अच्छा। पागल था मैं अकाई के पीछे। रोज़ जाके किसी दुकान में अगर पड़ा होता था तो मैं उसके शोकेस के बाहर खड़ा उसको देखता रहता था कि काश ये मेरे पास हो, काश मैं इसको कभी खरीद सकूं। लोगों को कारों का शौक होता है ना, मुझे टेप रिकॉर्डर्स का शौक था। अच्छा। पागलों के हद तक मैं टेप रिकॉर्डर्स देखता था,
और टेप रिकॉर्डर देखने खरीदने कहीं भी चला जाता था। तो वालिद साहब की बड़ी हिम्मत है कि उन्होंने उस वक्त, वो बड़ा महंगा टेप रिकॉर्डर था, उन्होंने मुझे वो टेप रिकॉर्डर, आपके शौक के लिए उन्होंने, हाँ इसलिए। दोस्त थे ना आप। अब मैं CSP का इम्तिहान भी तैयार कर रहा हूँ और रात के 2 बजे तक टेप रिकॉर्डर भी मेरे घर से ऊंची आवाज़ से बजता था। जी तो नाजरीन, आज की नशिस्त में सिर्फ इतना ही, और ये जो बाकी की गुफ्तगू है ये हम अब आपको पार्ट 2 में सुनाएंगे।